गृह मंत्रालय के अनुदान से संबंधित जो मांगे यहाँ पर प्रस्तुत माननीय गृह मंत्री जी ने की हैं, मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को हम बाह्य सुरक्षा से कई कम न समझें, लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार उसको कम आंकने का प्रयास किया जा रहा है। हर मुद्दे पर उसके प्रति लापरवाही बरती जा रही है। माननीय गृह मंत्री ने जो मांगे प्रस्तुत की हैं, हम कहते हैं कि आप लीजिए, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं। पूरा सदन एक मत से देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का पक्षधर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ या नक्सलवाद के खिलाफ देश की जो ठोस रणनीति होनी चाहिए, वह कमी अक्सर दिखाई देती है। उस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी देश के नेतृत्व के अंदर दिखाई देती है। और उसी संबंध में मैं कहना चाहता था कि इस देश के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या जिस रूप में बढ़ी है, बांग्लादेश ने 2001 के अपने सेंसस में इस बात को स्वीकार किया कि उसके 3 करोड़ नागरिक बांग्लादेश से गायब हैं। स्वाभाविक रूप से वे 3 करोड़ लोग गायब नहीं हुए हैं, वे किसी बीमारी से मृत्यु। माननीय मिस्त्री जी, बातचीत की जगह नहीं है, सुना जाए। 3 करोड़ लोग बांग्लादेश से गायब हैं या बांग्लादेश की सरकार स्वीकार करती है और 2001 में स्वीकार की है। असम के राज्यपाल की रिपोर्ट पर अगर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने उस गंभीर खतरे की ओर भारत का ध्यान आकर्षित भी किया कि प्रतिदिन 5000 से 6000 लोग प्रतिदिन बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है और कौन नहीं जानता है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी भारत के अंदर हुजी के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं। आईएसआई ने जो अपना नेटवर्क पूरे देश के अंदर फैलाया है, बांग्लादेशी घुसपैठी उसमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। दिन भर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, गलियों में घूमेंगे और पुनः उन क्षेत्रों में जाकर के कहीं बम विस्फोट कराते हैं, कहीं पर किसी निर्दोष नागरिकों की हत्या कराते हैं। कानून, न केवल कानून व्यवस्था के लिए अपितु राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरनाक स्थिति बांग्लादेशी घुसपैठियों ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है, उस सब के बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य जिस प्रकार का आता है, वह अत्यंत खेदजनक है। दूसरा, जो घटनाएं घटित होती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 घटनाएं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में आतंकी हमला हुआ था। दोनों में राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी थोप रही थी और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर थोप रही थी। यानी आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के प्रति हम सब में एक बेहतर तालमेल हो। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ही तालमेल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से खुफिया तंत्र के बीच में तालमेल होने की संभावना या पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कोई किसी प्रकार का तालमेल हो, इसकी संभावनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं और यह देश के लिए चिंताजनक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता इससे प्रभावित हो रही है और यही कारण है कि कई क्षेत्रों में राष्ट्र की एकता को चुनौती देने की मुद्रा में तमाम ये संगठन उठ खड़े हुए हैं, जिनकी पूर्व की सरकारों ने कमर तोड़ दी थी। वे लोग फिर से सिर उठा करके लगातार चुनौती दे रहे हैं और उसी संबंध में नेपाल की घटना भी है। महोदय, कोई संदेह नहीं, आज के दिन पर हम लोग पाकिस्तान से हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हम लोग बांग्लादेश को हमेशा हल्केपन से लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज पूर्वोत्तर के राज्यों का जितना भी आतंकी नेटवर्क है, देश के अंदर हुजी या सिमी या फिर और भी जो आतंकवादी संगठन हैं, इनकी गतिविधियों, चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन हो, इन सब की गतिविधियों का केंद्र मुख्य रूप से
मुझे महोदय आश्चर्यजनक ये लगता है कि लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद से इनका क्या संबंध है। अगर इस सदन में रह करके कोई सदस्य महोदय अगर कोई सदस्य इस सदन में रह करके इन आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है तो उसको धक्का देकर के बाहर किया जाना चाहिए, अपमानजनक तरीके से उसको बाहर किया जाना चाहिए। देश की सर्वोच्च सदन में रहकर के कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठनों, राष्ट्रद्रोही संगठनों को खुलेआम प्रश्रय देता है, यह शर्मनाक स्थिति है। और महोदय, ऐसे लोगों के चेहरे जनता के सामने आने चाहिए, देश के सामने आने चाहिए। और इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि बांग्लादेश इन सब गतिविधियों में लिप्त था ही, लेकिन आज नेपाल, भारत का सहोदर मित्र राष्ट्र, जिस दुर्गति को प्राप्त हुआ है, माओवादियों ने जिस प्रकार से वहां पर संविधान चुनाव के माध्यम से बढ़त हासिल की है, स्वाभाविक रूप से 2 वर्षों के अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर माओवादियों ने जिस प्रकार से जबरन वहां पर आतंकी गतिविधियों का एक गढ़ बनाया है, भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाया है। माननीय गृह मंत्री जी, नेपाल की 1751 किलोमीटर की जो सीमा भारत से लगी हुई है, आज अत्यंत संवेदनशील हो चुकी है, अत्यंत खतरनाक हो चुकी है। जहां तक आपने वहां पर सशस्त्र सीमा बल एनडीए सरकार के समय उस सीमावर्ती क्षेत्र में, उस भारत नेपाल की सीमा पर लगाया गया था, उसकी स्थिति, एक तो उसके बाद संसाधनों की कमी। मैंने अभी 31 मार्च को एक पत्र आपके सामने लिखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय है वह गोरखपुर में एफसीआई कैंपस में है। एफसीआई कैंपस में मुख्यालय होने उनका ग्रुप सेंटर है, और ग्रुप सेंटर की स्थिति क्या थी कि वहां पर 5 दिनों से विद्युत कटौती हुई थी, कोई विद्युत की सप्लाई वहां पर नहीं थी। वहां पर मैं गया, जब वहां पर बड़ी खराब स्थिति पैदा हुई, एक बगावत की स्थिति पैदा हुई, तो मैं स्वयं वहां मौके पे गया था। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को मैंने वहां बुलाया था, और जब मैंने उनसे बुलाया तो उन स्थानीय अधिकारियों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। अरे, हमने कहा ये लोग सीमावर्ती क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, आखिर इन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है। तो बताएगा कि 3 करोड़ रुपया उनका विद्युत बिल का बकाया है, अभी तक विद्युत बिल न मिलने के कारण लखनऊ के आदेश पर काटा गया है। फिर लखनऊ एमडी से मैंने स्वयं बात की, पावर कॉर्पोरेशन के एमडी से मेरी बातचीत हुई, उनसे मैंने 1 महीने के लिए विद्युत आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया। मैंने कहा 1 महीने के लिए विद्युत आपूर्ति आप करिए। हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से और गृह मंत्रालय में इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि यहां पर जो विद्युत बिल का भुगतान होना है उसका भुगतान करें। और यही नहीं, जो अन्य उस क्षेत्र में है, एसएसपी तैनात होने के बाद हम लोग इस बात से आश्वस्त थे कि भारत नेपाल सीमा पर जो तस्करी होती थी, भारत नेपाल सीमा पर जो मादक द्रव्यों की तस्करी होती थी, जो अवैध जो वहां पर असलों की तस्करी होती थी, इन सब पर अंकुश लगेगा। लेकिन महोदय, सशस्त्र सीमा बल के आने पर काफी हद तक उसमें सफलता मिली थी, लेकिन इधर की स्थिति, अकेले फरवरी महीने में गोरखपुर से होते हुए सुनौली सीमा को पार करके कई ट्रक नेपाल के अंदर के गए। भैरवा के अंदर जब पकड़े गए, वहां पर स्थानीय नागरिकों ने जब पकड़ा, उन ट्रकों में असले बरामद किए। काफी दिनों तक नेपाल के अंदर इस बात के लिए उपद्रव होता रहा कि आखिर ये असले कैसे उस पार गए। और ये सचमुच जांच का विषय होना चाहिए कि सशस्त्र सीमा बल अगर वहां पर है तो सशस्त्र सीमा बल को क्या इन साधनों को, इन वाहनों की या किसी प्रकार की आवागमन पर रोक टोक करने, जांच करने का अधिकार है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि सीमावर्ती क्षेत्र पर पूरी जांच करें, जांच करने के बाद भी फिर यहां से कोई वाहन उस पार जा सके, उस पार से इस पार वाहन आ सके। कौन नहीं जानता कि इस देश की संसद पर हमला करने का एक मुख्य षड्यंत्रकारी में गाजी बाबा जो कश्मीर के अंदर मारा गया, बीएसएफ ने जिसे मार गिराया था, वह कई बार कराची से काठमांडू और काठमांडू से फिर उस रास्ते होते हुए कश्मीर में घुसता था, और वह व्यक्ति कई बार आया है। यानी आज नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा बन चुका है, चाहे वह इस्लामिक आतंकवादी समूह हो, चाहे वह नक्सलवादी समूह हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के अन्य नॉर्थ ईस्ट के आतंकी समूह हो, इन सब का एक अड्डा आज नेपाल बन चुका है। इसलिए नेपाल की स्थिति पर हम उतने ही गंभीर हों जितना कि उसकी स्थिति, जितना कि हम उसको अब तक हल्केपन से लेते रहे हैं। और इस दृष्टि से मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि भारत के अंदर अगर नक्सलवादी, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, तो नेपाल के माओवादियों को हम लोगों ने आतंकवादी क्यों नहीं माना? नेपाल का माओवादी राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? और फिर नेपाल के नक्सलवादियों, नेपाल के माओवादियों को
किन कारणों से सत्ता पर हावी होने के लिए हम लोग मौका देते रहे, किस प्रकार से उसे प्रेरित करवाते रहे, इस देश के कुछ राजनीतिक दलों के लोग किस प्रकार से खुलेआम उसको प्रश्रय देते रहे, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं कि जो राजनीति के केंद्र में बैठ करके राजनीतिक दलों के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अपना विश्वास जताने के बावजूद भी उस प्रकार के आतंकी समूहों को सरेआम संरक्षण देते हैं। और नेपाल की स्थिति वही है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को कहा था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, वह अत्यंत खतरनाक उन्होंने बताया था। अगर नक्सलवाद खतरनाक है तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार के अंदर वहां की एमसीसी से चुनावी गठबंधन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास कौन लोग करते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूसी से समर्थन कौन लोग लेते हैं, और इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां क्यों हुई हैं। उल्फा ने संयुक्त यानी केंद्र में यूपीए की सरकार आने के बाद से ही क्यों उल्फा ने पुनः असम के अंदर और पूर्वोत्तर के राज्यों में पुनः सिर उठाना प्रारंभ किया है। ये सब विषय हैं जिन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। और इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बारे में एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा खतरनाक नेपाल बनने जा रहा है। माओवादियों ने जो माओलैंड की मांग की है वो माओलैंड उनका नेपाल तक सीमित नहीं रहता है। माओलैंड की सीमा हिमालय की उतंग शिखर से लेकर के आपके सुदूर दक्षिण भारत तक जाती है। उस माओलैंड से आप भारत को कैसे बचा पाएंगे? आखिर क्या इसके बारे में गृह मंत्रालय ने अभी से कोई प्रयास किया है? क्योंकि अब तक तो माओवादी लुक छुप करके, डर करके, छिप करके अपने प्रहार करते थे, हमले करते थे। लेकिन माओवादी अगर नेपाल के अंदर सत्ता में आए तो भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए इतना खतरनाक होगा क्योंकि नक्सलवादियों का दुस्साहस बढ़ेगा। भारत के अंदर के नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का दुस्साहस बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य कुछ सुझाव इसमें थे कि आखिर पुलिस आधुनिकीकरण का हुआ क्या? पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर जो पैसा विभिन्न राज्यों को दिया गया, क्या उसकी कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था हुई? क्या आखिर उन्होंने उसी मद में खर्च किया है किसी अन्य मद में? क्योंकि हम लोगों के पास जो जानकारियां कि कई राज्यों ने उस पैसे को दूसरे मद में खर्च किया। पुलिस की स्थिति विभिन्न राज्यों में क्या है? अगर आप देखें बिहार जैसा राज्य, बिहार में 1262 लोगों पर एक पुलिस कांस्टेबल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1060 नागरिकों के पीछे एक कांस्टेबल है। इतने नागरिकों के पीछे इस स्थिति में जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप वहां पर कोई नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और पुलिस और नागरिकों के बीच में इतना ज्यादा दायरा हो तो स्वाभाविक रूप से पुलिस में जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए निर्देश देना, उनको जो भी उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना, आतंकवादी और नक्सलवादियों की तर्ज पर जो आधुनिक हथियार उनको दिए जाने चाहिए उन हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उसकी मॉनिटरिंग भी होना, क्योंकि ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है। केवल हम लोग 303 राइफल से अगर हम AK-47 का मुकाबला करने का प्रयास करेंगे, 9mm की राइफल, 9mm की पिस्टल से मुकाबला करवाने का प्रयास करेंगे, संभव नहीं हो पाएगा। अत्याधुनिक हथियार हमें अपने सुरक्षा बलों को देने पड़ेंगे, उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और जो एक नई परिपाटी चली है, रामपुर की घटना ने देश की आंखें खोली हैं। यद्यपि जम्मू कश्मीर के अंदर उस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी कि आतंकवादियों को अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती करने का जो प्रारंभ हुआ है, कृपया इसको रोकें जब तक उन लोगों की पूरी जांच पड़ताल न हो जाए। उनको आप सिविल उसमें कार्य दीजिए, लेकिन अगर आप आतंकवादियों के हाथों में हथियार देंगे तो हथियार चाहता ही है, उस हथियार का मुकाबला, उस हथियार को कहां मोड़ना है, बंदूक की नाल किधर मोड़नी है, यह स्वाभाविक रूप से करेगा। और रामपुर के अंदर यही हुआ था। जम्मू के अंदर भर्ती किया गया एक उग्रवादी, बाद में सीआरपीएफ में जाकर के रामपुर में जाता है, रामपुर में जाकर के उस व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया गया, मैं समझता हूं आज भी उसको छुपाने का प्रयास हो रहा है। इन सब पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने जो गृह मंत्रालय की मद रखी हैं, किसी को उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के प्रति देश का हर नागरिक चिंतित है। हर नागरिक चाहता है कि देश के अंदर भयमुक्त वातावरण हो, लेकिन भयमुक्त वातावरण के साथ साथ इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा युक्त वातावरण प्रदान करना भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार इसको गंभीरता से ले। जो चीजें खासतौर से राज्य और केंद्र के आपसी बेहतर समन्वय बने, बेहतर संबंध बने, खुफिया एजेंसियों में आपस में बेहतर तालमेल बने और पुलिस और आपके गृह मंत्रालय की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सेना की
एजेंसियां हैं, इनके बीच में बेहतर तालमेल हो और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति, आंतरिक सुरक्षा के प्रति हम जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। इस विश्वास के साथ आपने जो यहाँ पर गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, स्वीकृत जारी है। चाहते हुए भी मैं उसका समर्थन करता हूं। स्वीकृत।